हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैकअप। और मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे फिज़िक्स के जो लेक्चर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। और अभी क्लास 11 की जो लेक्चर्स थी जिसका नाम है हमारा वेव, वो हमारी स्टार्ट थी। और अभी फ़िलहाल जो मिशन क्लास 12 की हम शुरुआत कर रहे हैं, आज हमारा जो पहला दिन है मिशन क्लास 12 के लिए। और उसकी शुरुआत फिज़िक्स से हो रही है। एटम्स एंड न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि थोड़ा इजी लगता है आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन कई चीज़ें होती हैं, यही इजी चैप्टर आपके लिए कभी कभी नंबर स्कोर करने में थोड़ी दिक्कत ले आते हैं। इसलिए मैंने सोचा एटम से शुरुआत करते हैं। और इसके साथ जो केमिस्ट्री के लिए आपको लेक्चर्स चाहिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन, वहाँ पे रेगुलरली चल रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है अभी तक 8-9 लेक्चर वहाँ पे बन चुके हैं उसके लिए। लेकिन आपको केमिस्ट्री पोर्टल पे विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ पे समग्र पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री आपको। और मैथ्स की जहाँ तक बात है वो भी कवर होगा। अभी मैथ की कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा आपको चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए अभी वहाँ पे मैं यहाँ पे अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ कि क्या स्टार्ट होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियस का। और एटम जो हमारा पहला यूनिट होगा उसको कवर करते हैं। और क्यों हमने एटम को चुना ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपने एटम अभी पढ़ के आए हैं आप लोग, तो आपको पता होगा क्लास 11th में हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जिसका चैप्टर 2 था केमिस्ट्री में आपका, उसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने 2 मॉडल तो बिल्कुल पढ़े होंगे। पहला मॉडल जो था हमारा रदरफोर्ड मॉडल, और दूसरा मॉडल जो हमारा बोहर का मॉडल था और उनके पॉस्टुलेट्स थे। ये 2 चीज़ें तो आपने बिल्कुल पढ़ के रखी होंगी। ये चीज़ें अगर आपने पढ़ के रखी, इसलिए मैंने सोचा कि ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपने केमिस्ट्री से। लेकिन केमिस्ट्री से बिल्कुल हटती चीज़ है ये। यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे मॉडल बिल्कुल फिजिकल होगा। आप फिज़िक्स में क्या क्या चेंजिंग आती है, नए फॉर्मूले होंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। और मुझे लग रहा है कि 3 से 4 लेक्चर आपको लगेंगे इस यूनिट को ख़त्म करने में, जो एटम का यूनिट होगा उसका न्यूक्लियस। और हमारा जो पहला लेक्चर है आज का वो रदरफोर्ड मॉडल का होगा, और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एटम के बारे में भी डिस्कस होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी रदरफोर्ड मॉडल है, उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का पहला दिन और पहला लेक्चर फिज़िक्स का। सो बने रहिए गाइस, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपके लिए हम नई सीरीज़ लाए हैं उसको भी आप बिल्कुल लाइक करिए और जुड़े रहिए हमसे। आपको बहुत सी मदद मिलने वाली है और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल फील होने वाला है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और अपना पहला टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। अपना जो पहला टॉपिक है एटम का वो है एटम्स का इंट्रो। पहले हम एटम को जानते हैं क्या होता है। तो अभी आपने अगर केमिस्ट्री में क्लास 12th में आपने क्लास 11th है आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, आपको डेल्टन्स की थ्योरी थी। उस थ्योरी में ये कहा गया था, डेल्टन साहब ने ये कहा कि जो एटम होता है वो क्या होता है। एटम्स के बारे में उन्होंने बताया कि एटम दरअसल होता क्या है। एटम एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। अगर हम माने हमारे पास एक मैटर है, मैटर आपने पढ़ा है एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस। एटम को जानने से पहले हमें मैटर को जानना पड़ेगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास एंड हैव सम मास, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो जो मैटर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनको हम कहते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। जैसे इनको बाद में हम इनको फर्दर क्या ना कर पाएँ, डिवाइड ना कर दे पाए, विच कांट फर्दर बी डिवाइडेड। अब इसके बाद हम इनका कोई डिवीज़न ना कर पाएँ तो मैटर ऐसे पार्टिकल से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉल्ड एज एटम। मतलब एटम से कितनी छोटी यूनिट होती है किसी मैटर की, मतलब उनके जो फॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिनको हम उसके बाद अगर हम तोड़ते चले जाएं तो उससे जो अनडिविजिबल जो चीज़ें होती हैं जिनको हम फर्दर कांट बी डिवाइडेड, इनको हम बाद में डिवाइड नहीं कर पाते, उनको हम कहते हैं एटम। चीज़ें क्लियर है आपको। अभी आपको इतनी चीज़ें जाननी है, उनके बाद उनकी थ्योरी गलत भी हुई। इसमें भी हमने 3 चीज़ें पाई, डिवाइड किया हमने इस तरीके से पाया कि नहीं जी इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं। उनमें पहला क्या हम मान सकते हैं, प्रोटॉन्स हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन्स पाए गए हमारे। उसके बाद क्या पाए गए, इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। तो ये सब चीज़ें थी, इनकी फेलियर सामने आई। वो किस तरीके से आई इनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में फिजिक्स में। और फिजिकल लैंग्वेज में पढ़ना भी थोड़ी सी हमने केमिस्ट्री अपने पिछले क्लास 11 में पढ़ के आई, उसको थोड़ा समझाया मैंने। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। रदरफोर्ड मॉडल सबसे ज़बरदस्त मॉडल आपको लगने वाला है, वो उसमें मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जो हमारा
जो डाटा होगा उसको पढ़ने में मजा आएगा। एटम की जनरल ये इंट्रो थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रदरफोर्ड मॉडल। सो अपना यहाँ पे पहला टॉपिक जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, जिसको हम कहते हैं अल्फा, इसको हम कई नामों से जानते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम पे भी जानते हैं। ये आपने सब चीज़ें क्लास 11 में पढ़ी हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं जीजर मार्डसन एक्सपेरिमेंट के नाम पे भी जानते हैं, क्योंकि ये इनके क्या थे, ये दोनों ही रदरफोर्ड के क्या थे, स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड के स्टूडेंट से मतलब आप कह सकते हैं कि जो सजेशन था रदरफोर्ड को ये एक्सपेरिमेंट कराने का, जो सजेशन था रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन इनको जो यूटिलाइज़ किया था, या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनके जो स्टूडेंट थे जेजर एंड मार्डसन, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इनके नाम पे भी हम कभी भी बोल देते हैं कि जेजर मार्डसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये पूरी जो हमारी मॉडल थी ये कब आई थी, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हम जानते हैं कि 1911 में ये चीज़ें हमारी सामने आई थी। ठीक है, ये तो हमारी बिल्कुल जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हो गई कि आपको समझना पड़ेगा कि इसमें चीज़ें क्या क्या, हमारी जो मेन जानने वाला चीज़ था वो आपके सामने है। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम पे जानते हैं क्योंकि उसमें हमने अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया था, और वो अल्फ़ा पार्टिकल किसके थे, हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल थे, जिसको हम जानते हैं हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का यूज़ यहाँ पे हुआ था। हीलियम्स के अल्फ़ा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका यूज़ हमने किया था। इसके एटॉमिक नंबर आप सब लोग जानते हैं क्या होते हैं, 2 होते हैं, और जो मास आप कहते हैं ना AMU एटॉमिक मास, वो आपका 4 AMU होता है। तो ये चीज़ें तो आपको जाननी पड़ेंगी, आपको ये बिल्कुल जनरल नॉलेज की चीज़ें थी। एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें इनको मालूम हुई, कैसे चीज़ों का पता चला, जो डाटा थी उनको कैसे पता चला, ये सभी चीज़ें पता करते हैं और समझते हैं अपने यूनिट को। अपने एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जेजर और मार्डसन ने रदरफोर्ड के कहने पे एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स यहाँ पे लिया। ठीक है, हम समझते हैं चीज़ों को धीरे धीरे। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लिया, यानी यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आपके क्या होने वाले हैं, हमने इसको बौछार कराई, बम्बार्डमेंट कराई, जो भी आपने पढ़ा हो, हमने यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल को छोड़ा, यानी उनकी बौछारें हमने कराई। कैसे कराई इनको समझना होगा। जो पहले हम समझे कि सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है क्या, यहाँ पे बिस्मिथ हो सकता है सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव रे यानी हीलियम की जो रेस थी, इनको हमें आगे बढ़ाना था। लेकिन दिक्कत क्या है, आप जानते हैं कि जब भी कोई भी मटेरियल जो होता है हमारे अल्फा पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जब रेज जब निकलती हैं, उनके जो पार्टिकल हीलियम के जो भी पार्टिकल्स, जो भी चीज़ें निकलती हैं वो चारों तरफ निकलती हैं, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, किसी भी तरीके से निकल सकती हैं। उनका जब सोर्स से अपने निकलेंगी, तो क्या किया गया, इनको एक स्ट्रेट बीम में निकाला जा सके, ऐसे तरीके से निकाला जा सके कि बिल्कुल स्ट्रेट बीम में जाए। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, हमने लेड के ब्रिक्स लगा दिए, छोटे छोटे लेड के ब्रिक्स लगा दिए, ताकि ये जो हमारी अल्फ़ा पार्टिकल हो वो सिंपली एक बीम की तरह से निकले, एक बीम ऑफ लाइट की तरह से, स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट की तरह निकले। ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल हो गया। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। और जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को, जो एनर्जी प्रोवाइड की वो क्या थी, वो कितनी थी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी से हमने इसको कह सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी दी, तब इसने आगे बढ़ा, बीम ऑफ लाइट के एक बीम में आपने आगे बढ़ाया इस अल्फ़ा पार्टिकल को। और हमने क्या किया, इस अल्फ़ा पार्टिकल को एब्जॉर्व करने के लिए एक हमने गोल्ड फॉयल लिया। यहाँ पे ये हमारी गोल्ड फॉयल हो गई, मान लेते हैं। अच्छा, गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया इन्होंने, गोल्ड फॉयल इसलिए लिया क्योंकि पहला रीज़न जो था ये हाईली मैलिएबल था। जो पहला रीज़न, हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों आपको बताऊं कि हाईली मैलिएबल, क्योंकि आप इसको जितना भी पीटिए, आप पीट के पतला कर दीजिए, आप एक थिन शीट बना सकते हैं इस तरीके से। हाईली मैलिएबल होने की वजह से इसको लिया, और इसका एक सिंगल लेयर लिया, एक सिंगल लेयर शीट ली गोल्ड फॉयल की। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके धीरे धीरे। और इसकी जो साइज़ आप समझिए 10⁻⁻⁶ मीटर से लेके
10⁻⁸ मीटर तक की बिल्कुल एक पतली थिन शीट ली, एकदम पतली सी थिन शीट, ताकि आपको एक सिंगल लेयर प्रोवाइड हो सके और आपको पता चले कि एटम्स कहाँ कहाँ, क्योंकि गोल्ड फॉइल एक आपका मैटर ही तो है, इसके अंदर ही तो एटम होंगे। ये चीज़ें आपको तो पता ही है कि मैटर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके स्पेस लिया हो और कुछ मास हो। तो यहाँ पे हमें एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक को पता करना था, इसलिए हमने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, इस गोल्ड फॉइल से टकराया, मतलब एक तरीके की बौछार करवाई, इस पर बम्बार्टमेंट करवाई आप कह सकते हैं। और यहाँ पे जो चेंजिंग हमें पता चली उसको हमें ऑब्जॉर्व करना था। तो उन चेंजेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली। ठीक है, धीरे धीरे बातों को समझेंगे। इसको हम ZNS स्क्रीन कह सकते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली। अच्छा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली, ताकि अब इसको भी चीज़ों को समझना होगा। ये जो हमारी अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी 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 आगे बढ़ सकती हैं ना। अगर कोई इसमें कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन ना हुई हो तो ये बिल्कुल सीधी सीधी निकलती चली जाएंगी। लेकिन हमें ये पता करना था कि आखिर क्या कोई चेंजिंग आती है, क्या कोई एंगल का चेंज आता हो इनके स्कैटरिंग में, आगे बढ़ने से कुछ मुड़ती हो रेज, या फिर मेरे कहने का मतलब है कि ये देखिए रेज बिल्कुल सीधी जा रही ना, कहीं ऐसा भी हो सकता है ना ये रेज कहीं टेढ़ी हो जाए, मतलब सीधे जाके ना जाते हुए एक एंगल बना के तिरछी मिर्ची होके आगे पीछे हो सकें, या फिर कुछ इस तरीके से मुड़ जाएं रेस, कुछ रेस पीछे चली जाएं। तो ये जो हमारा चेंजिंग हो रहा है, ऐसे मानते हैं कि ये रेस हमारी मान लीजिए सीधी जाएगी, लेकिन कुछ चेंजिंग के कारण कुछ भी ऐसा हुआ हो कि ये बिल्कुल इस तरफ से झुक गई हूँ, तो हमारा एक एंगल यहाँ बनेगा ना। मान लेते हैं वो एंगल थीटा, ये आपको दिख रहा है ना, ये छोटी सी चीज़, ये बिल्कुल सीधी जा रही थी लेकिन नहीं गई, इसने थोड़ा सा अपना रास्ता मोड़ा और इस तरीके से यहाँ पे टकराई। अच्छा, ये पता करना है कि स्क्रीन का क्या काम था। तो क्या था जिंक सल्फाइड के स्क्रीन में कि जब यहाँ पे कोई भी अपना पार्टिकल टकराता था तो यहाँ पे एक लाइट फ्लैश बनती थी। अच्छा, वो लाइट फ्लैश ऐसी थी कि वो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखने वाली। तो यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगा के रखा था, डिटेक्टर आप कह सकते हैं, डिटेक्टर, जिसको आप कह सकते हैं कि वो माइक्रोस्कोप था, जो पता कर रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब कि लाइट फ्लैश कहाँ कहाँ पड़ रही है, जो चेंजिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। तो यहाँ पे सीधी बातें आपको समझ में आएंगी। स्कैटरिंग एंगल, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, जो चेंजिंग आए, मतलब सीधी रेज ना निकले, कुछ चेंजिंग, कोई एंगल ले, किस तरह से इस तरह मुड़ जाएं, कोई बिल्कुल पीछे बाउंस बैक हो जाएं, कुछ 90 डिग्री बना दे, कुछ भी बना दे। और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन मतलब इस तरह से कुछ यहाँ तक थी, मतलब कोई भी एंगल अगर बने और इस लाइट फ्लैश जहाँ जहाँ पड़े तो हम इस एंगल का पता लगा सकते हैं कितने एंगल तक ये हमारी अल्फ़ा पार्टिकल की रेज मुड़ी हैं। अच्छा, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन दिखता है, और ऑब्जर्वेशंस को हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि चीज़ आखिर जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया उसकी जो ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या क्या किया। ऑब्जर्वेशन में क्या पता चला, ये पता चला कि मोस्टली कह सकते हैं 99% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, मोस्टली मतलब आप 99% कह सकते हैं, 99.86 इसका अगर आप कह दीजिए अप्रॉक्स वैल्यू थी। अल्फ़ा पार्टिकल डिडंट फेस्ड एनी ऑब्स्टेकल, इसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि दे डिडंट डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। अच्छा, इतनी बड़ी चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, उनको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला, वो बिल्कुल सीधे अपने पाथ पे चले गए। मानते हैं, अगर हम सोचें, अगर छोटा सा मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे हैं, और मान लेते हैं हमारा गोल्ड फॉयल था। क्या हुआ कि 99% ऑफ रेज, आप कह सकते हैं 99% ऑफ रेज कि मतलब ज़्यादातर रेज, अगर आपने 100% रेज मान लीजिए आपने बिल्कुल अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, तो आपको ये पता चला कि 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलते चले गए, इनका कोई स्कैटरिंग एंगल नहीं पता चला। यानी जो थीटा था वो हमारा स्कैटरिंग एंगल वो बिल्कुल 0 डिग्री पे था, मतलब उसने कोई एंगल ही नहीं फॉर्मेशन की, वो बिल्कुल सीधे चलता चला गया, कोई स्कैटरिंग एंगल नहीं पता चला। यानी 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चले गए। अब हमारा जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमें पता चला वो ये पता चला कि 0.14% जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, इट्स अबाउट 0.14% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल
डेविएटेड, मतलब इन्होंने थोड़ा डेविएशन देखा, और वो कितना देखा, मोर देन 1%। यानी जो थीटा की वैल्यू थी हमारी वो 1 डिग्री से 1% नहीं, यहाँ पे सॉरी 1 डिग्री है, 1 डिग्री से इसने डेविएशन की 1% से ज़्यादा 0.14%, यानी इनको थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ। अगर हम इस फिगर को फिर से देखें, हल्का सा मान लें माइनर सा, बिल्कुल बिल्कुल आप क्या कह सकते हैं 1% से ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि 1% से ज़्यादा इसने डेविएशन देखा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1% से ज़्यादा से 1 डिग्री से जो हमारे पार्टिकल्स थे 0.14% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो क्या हुआ, उसने 1 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे डेविएशन को देखा, एब्जॉर्व किया। उन्होंने पता चला कि जो भैया हमारा स्कैटरिंग एंगल है, पहले जो हमारा 99% अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल उन्होंने 0 डिग्री, बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं फॉलो किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते चले गए। और जो हमारा सेकंड जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, वो पता चला कि 0.14 अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट कर रहे थे। अच्छा, ये चीज़ें हमें पता चली। अब हमें जो थर्ड ऑब्जर्वेशन फाइंड हुआ, वो हमें क्या पता चला कि जो मान लेते हैं 1 in 8,000 अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन 90 डिग्री। जो हमारे अगर मान लें 8,000 में से, उनमें बचे हुए 8,000 में से जो एक आप अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हैं जो 0.14%, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अच्छा मैं बताऊं कैसे आपको, यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा थी वो 99.86% थी। अब इसको आप 100% से माइनस करें तो 0.14% ही बचे ना हमारे 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल ही तो बचे, क्योंकि 99.86 पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो तो बिल्कुल सीधे चले गए। जो बचे हुए 0.14% थे अल्फ़ा पार्टिकल, उन्होंने ही डेविएशन देखा, और उन 0.14% पार्टिकल्स ने 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएशन देखा। अब उन 0.14% में से ही अगर हम माने 8,000 अल्फ़ा पार्टिकल हो, तो उनमें से एक जो था वो मोर देन 90 डिग्री था, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएशन देख रहा था वो। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि 1 in 10⁶ अल्फ़ा पार्टिकल, ये सभी डाटा जो है 0.14% में ही आ रहा है, सारे डेविएशन 0.14% में ही आ रहे हैं। और 10⁶ अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं अबाउट 180 डिग्री, मतलब वो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अभी तक अल्फ़ा पार्टिकल हमारे जा रहे थे, एंगल में चेंजिंग हुई, ये कुछ भी थीटा बदला, लेकिन ऐसी भी एक कंडीशन आई कि मान लेते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल हमारा सीधा चलता चला जा रहा है, और क्या हुआ कि वो बिल्कुल ऐसी कोई स्पेस आई, वो बिल्कुल बहुत माइनर था। अगर 10⁶ अल्फ़ा पार्टिकल में सिर्फ एक, मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जिसने बिल्कुल अपने रास्ते को बिल्कुल चेंज करके बिल्कुल सीधा 180 डिग्री का एंगल बनाया, बिल्कुल सीधे चला गया, वापस चला गया। ऐसा चीज़ से टकराया, वो समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल सीधे साधे अपने रास्ते से वापस चला गया। तो इतनी सारी डाटा जो हमें पता चली, उससे हमें एक ग्राफ हमने फॉर्मेशन किया, और वो ग्राफ बन किस तरह पाया। मान लेते हैं 10⁶ पे बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं हुआ, 0 डिग्री का डेविएशन था, हमें पता चला। और जो हमारे मोर देन 1% के जो डेविएशन थे, मान लेते हैं 10⁶ में हमने मोर देन 40 डिग्री का हमने कुछ चेंजिंग देखी, उसके बाद 60 डिग्री पे 80 पे और 180 डिग्री पे हमने सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल देखा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हमारे इस तरफ दिए हुए हैं और स्कैटरिंग एंगल हमारे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। तो ये कुछ हमें पता चली नई चीज़ें, और इसको हम अगर ये हमें कहाँ से पता चला, अच्छा एक और फार्मूला यहाँ से निकल के आता है, इस पर न्यूमेरिकल लगने चाहिए और मैं लगवाऊँगा। n = kz² sin के पावर 4 θ/2। अगर आपको नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल निकालना है, n = नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल,
अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पता करना हो और आपको उस चीज़ का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जिस फॉइल या फिर जिस मटेरियल पे आपने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया हो, तो अगर आपको ये पता चले तो आपको ये पता चल सकता है कि आखिर कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, कितने एंगल से। आपको एंगल ही बताना पड़ेगा कि कितने एंगल से। आपको अगर आप यहाँ आपको पता चले कि हाँ इतने एंगल से डेविएशन हो रहा हो और आपको पता करना हो कि भैया कितने आखिर अल्फा पार्टिकल थे जो इस डिग्री से मतलब इस एंगल से डेविएटेड हुए होंगे, तो आपको अगर पता करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन में लगाऊंगा, अभी आपको फिर फार्मूला याद करना पड़ेगा और आगे क्वेश्चंस लगेंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल कोई ऑब्स्टेकल नहीं पता चला, वो बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। उनमें से बचे हुए फिर 0.14%, क्योंकि 99.86 जो एक्चुअल डाटा हमारी थी, 0.14 अल्फा पार्टिकल जो थे उन्होंने मोर देन 1 डिग्री के डेविएशन को देखा। उन 0.14 में ही जो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल थे उन्होंने 90 डिग्री से ज़्यादा का डेविएशन देखा। लेकिन उन बचे हुए 10⁶, जिसको आप कह सकते हैं, उनमें से मतलब अब बहुत माइनर कंडीशन थी, वहाँ पे एक ऐसा भी अल्फा पार्टिकल हमें मिल रहा था 10⁶ अल्फा पार्टिकल में, जो बिल्कुल अपने सीधे रास्ते डेविएशन कर जा रहा था 180 डिग्री के हिसाब से। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन से जो हमें पता चला, जो चीज़ें हम रिजल्ट देखते हैं और मॉडल जो उन्होंने बताया वो किस तरह से बताया उसको समझते हैं आगे। अब आगे चलते हैं और रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो उन्होंने मॉडल जो एटम्स के दिए वो किस तरह से दिए उनको समझते हैं चीज़ों को। और जो हमारा पहला रिजल्ट निकल के आया वो हमें ये पता चला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अच्छा, आप इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? इस कंडीशन को अगर आप जस्टिफाई करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? अच्छा, इसको थोड़ा समझते हैं हम आराम से। आपने क्लास 11 में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको। तो अगर हम पता करते हैं हमारे पास एक गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, इनमें छोटे छोटे एटम्स होंगे। अब मान लेते हैं कि छोटे छोटे एटम्स रहे होंगे, इस तरह से कुछ मान लेते हैं। ये आखिर बहुत बड़े बड़े ऐसे होते नहीं। अच्छा हमने देखा क्या कि 99% ऑफ जो रेस थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस थी। अच्छा, एक चीज़ और कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेस थी वो पॉजिटिवली चार्ज थे। ये आपको पता होगा, हीलियम की जो रेज होती है, हीलियम जो होता है वो पॉजिटिवली डबल पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिवली अल्फ़ा पार्टिकल थे वही आगे बढ़े। अच्छा, ये पता चला कि 99% रेज, 99.86% रेज बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। यानी ये पता चला कि यानी एटम के अंदर इतनी सारी स्पेस खाली होती है कि आखिर अगर कुछ भी इसमें रहा होता, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट रहा होता, कुछ भी प्रेजेंट रहा होता, तो कहीं ना कहीं इसमें डेविएशन देखी जाती, कोई रुकावट देखी जाती, कोई ऑब्स्टेकल देखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं दिखा, नो ऑब्स्टेकल फाउंड। ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि कोई ऑब्स्टेकल फाउंड ही नहीं हुआ। अब कोई ऑब्स्टेकल फाउंड नहीं हुआ, इसका मतलब तो यही है ना भाई कि गोल्ड फॉइल एटम से बना, एटम में रेज हमारी गई, लेकिन जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम थी उन्होंने कोई डेविएशन नहीं देखा। 99.86% अल्फ़ा पार्टिकल ने कोई डेविएशन नहीं देखा। इसका मतलब है कि बिल्कुल मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। कोई भी उसमें स्पेस में कोई भी चीज़ नहीं थी उस एटम में, तभी, वरना कोई ना कोई डेविएशन देखा था। रीज़न जो हमारा था वो सिर्फ इतना था इस रिज़ल्ट का कि जो 99.86% की जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे डिडंट फेस एनी डेविएशन। ये तो भैया हमारा पहला जो हमारा रिजल्ट आया वो ये पता चला कि एटम में क्या होता है कि हमारे जितने सारे स्पेस होते हैं वो लगभग एम्प्टी ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस। अच्छा, तो सेकंड हमारा जो रिज़ल्ट आया उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको पता चलनी चाहिए, छोटी सी चीज़, ठीक है। 0.14% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उन्होंने ही तो डेविएशन देखी थी। ये चीज़ तो क्लियर है आपको। डेविएशन जो उन्होंने देखी वो इन 0.14 अल्फ़ा पार्टिकल्स नहीं देखी होगी। इसका मतलब है कि इस एटम में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। मतलब 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल ने अगर कोई डेविएशन देखी है, मान लेते हैं कि हमारा एटम है, कई सारी रेज बिल्कुल सीधी सीधी चली गई, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक रेज 0.14% कुछ ना कोई डेविएशन तो ज़रूर हुआ है, अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो गई, अपना रास्ता बदल के फिर निकली। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो एटम में है। अच्छा, कुछ तो है, समथिंग, इसको हम एक छोटी छोटी चीज़ों पे लिखें, अगर कुछ तो है। अच्छा, कुछ तो है
लेकिन वो कितने स्पेस में है, इन्हें वेरी, क्या कह सकते हैं इसको आप, इन ए वेरी लिमिटेड स्पेस, मतलब इन ए वेरी लिमिटेड स्पेस, ये मतलब बहुत ही छोटी जगह में है। अच्छा बता, आपको ये समझना होगा 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने कोई डेविएशन नहीं देखा। इसका मतलब है कि ज़्यादातर स्पेस तो खाली हमने पहला रिजल्ट मिला। दूसरा जो हमें जो रिजल्ट देखना है वो इस हिसाब से देखना है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि 0.14 अल्फा पार्टिकल थोड़े से डेविएट हुए। इसका मतलब कुछ तो है, कोई ना कोई चीज़ है, लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि बहुत ही लिमिटेड स्पेस में, यानी बहुत ही, क्योंकि बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल ने डेविएशन को देखा है, महसूस किया है, और बहुत कम जगह में महसूस किया है। इसका मतलब कुछ तो है। अच्छा वो कुछ क्या है इसको ही पता करते हैं। अब वो कुछ क्या है, अच्छा ये बताइए, अल्फा पार्टिकल्स जो हमारे हैं वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ही तो है उसके पास, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, आगे 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 बढ़ रहा है, ये हमारा एटम है, इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज तो होगा ना, तभी तो वो डेविएशन किया। यहाँ से डेविएशन, ऐसा तो है नहीं कि भिड़ गया जाके, इसने कहीं भी टकराया थोड़ी ना एटम से जाके, इसने कहीं उस चार्ज पार्टिकल से, अब कुछ भी जो रहा होगा उस पार्टिकल पे जाके टकराया नहीं ना, वो तो अपने पास से डेविएट होके निकल गया ना। जो एंगल बना हमारा यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल, यही तो होता है, अपने सीधे पास से निकला नहीं, उसने एक एंगल बना के डेविएशन की। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था और इसने डेविएशन की। अगर ये मान लेते हैं, अच्छा दो ही चीज़ हो सकती है ना, चार्जेस ही होते हैं, ये भी हमें पता है, कोई भी मैटर उसके अंदर चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चार्ज ही रहा होगा। अगर नेगेटिव रहा होता तो बिल्कुल जाके चिपक जाता, क्योंकि अट्रैक्ट करता। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो बिल्कुल अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो रिपेल करेंगे। यहाँ पे रिपल्शन की चीज़ें तो हमें पता चल रही हैं, रिपेल नहीं तो कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं ना, अपने से दूर कर रहे हैं, थोड़े ऐसे डिस्टेंस से आके वो रिपेल कर जा रहे हैं, अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं। यानी हमें एक चीज़ और पता चली कि इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा वो प्रेजेंट है यानी बहुत ही लिमिटेड स्पेस में प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा स्पेस में प्रेजेंट होता तो यहाँ पे जो हमें डेविएशन दिख रही है वो बहुत ज़्यादा दिखती, लेकिन नहीं, वहाँ पे तो 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए। इस वजह से जो हमारी दूसरी जो हमारी कंडीशन निकल गई, जो रिजल्ट निकल के आया, वो क्या निकल के आया, उसको अगर हम लिखें, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज inside the atom in a very small space। चीज़ें क्लियर है ना, स्मॉल स्पेस में ही है, बहुत ही लिमिटेड स्पेस में, बहुत छोटी सी जगह में है, क्योंकि 99% पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। इसका रीज़न आपको पता है। अच्छा जो हमारी थर्ड कंडीशन निकल के आई उसको भी पढ़ते हैं, उसको भी समझते हैं। ये हमें पता चला कि दीज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज concentrated to an extremely small space which is called, अब जिसमें पाया गया स्मॉल स्पेस उसको हम नाम थोड़े से अच्छे तरीके से लिखते हैं इसका, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारी जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है उसे समझा गया। अच्छा इस चीज़ को समझते हैं, हमने पहले लिख लिया इस रिजल्ट को। इसका मतलब क्या है, दिस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम आर कंसंट्रेटेड टू एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है जितने हमने पहले डिस्कस किया ना कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हमारे हैं वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ही एक कंसंट्रेटेड स्पेस में ही प्रेजेंट है।
ये हमने पता किया था ना पिछले में। अच्छा, जिस स्मॉल स्पेस में प्रेजेंट है उसका नाम हमने दे दिया न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में ही क्यों, ये कैसे पता चला कि बहुत ही ठोस चीज़ वहाँ पे क्यों? क्योंकि हमारे 1 अल्फा पार्टिकल जो थे, मतलब हम माने ये हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है, वो बिल्कुल सीधे सीधे मुड़ जा रहा है, अपने रास्ते से पलट गया था ना, हमने पढ़ा था ना ऑब्जर्वेशन में। चौथा ऑब्जर्वेशन जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल उसका रास्ता ही पलट दे रही है। अभी तक हमने यहाँ पे देखा, अपने जो यहाँ पे जो डेविएशन देखी थी, वो थोड़ा सा डेविएट कर जा रहे थे अपने पास से, लेकिन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा मिला ऐसे कंडीशन में कि बिल्कुल उसके रास्ता ही पलट दिया। रास्ता पलटना मतलब ये नहीं कि टकरा के वापस आ गए, नहीं, एक ऐसी हाईली रिपल्सिव फोर्स मिला वहाँ पे उसको कि वो बिल्कुल अपना रास्ता ही वो रास्ते से, जिस रास्ते से आया उस रास्ते से बिल्कुल 180 डिग्री बना के वापस चला गया। यानी एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल वहाँ पे आप कह सकते हैं प्रेजेंट है। उस सॉलिड मटेरियल को हमने न्यूक्लियस कह दिया, और उस न्यूक्लियस को हमने पॉजिटिवली चार्ज इसलिए कहा, क्योंकि इसलिए हमने कहा कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन की प्रॉपर्टी लगी। अगर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लगी होती तो ये जाके बिल्कुल टकराता, चिपक जाते दोनों चार्जेस, नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री का यहाँ पे हमें डेविएशन दिखा, और इसलिए बहुत ही सॉलिड मैटर रहा होगा वहाँ पे, सॉलिड चीज़ें रही होंगी जिसने इसका रास्ता पलटा, एक हाईली रिपल्सिव फोर्स दिखाया। इसलिए जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो सिर्फ एक इतने छोटे से स्मॉल स्पेस में प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में हमारे क्या है, हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रेजेंट है। इसका हमने इस पॉजिटिव चार्ज को कहा गया प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी के बारे में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही देखना है। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और डाटा पता करें तो हमें ये पता है कि साइज ऑफ द एटम जो होता है वो क्या होता है, 10 टू दी पावर -10 मीटर के आसपास होता है। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारा होता है वो होता है हमारा 10 टू दी पावर -15 मीटर। सोच सकते हैं आपको कितनी बड़ी डिफरेंस यहाँ पे दिख रही है साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ एटम बहुत बड़ा, अगर आप कह सकते हैं बड़ा होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के ही अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस हमारे होते हैं। ये हमें पता चला रिजल्ट नंबर 3 में। अच्छा, जो हमारा लास्ट हमारा जो रिजल्ट पता चला, रिजल्ट 4 मेन है ये, और ये इस तरह से पता चला, इसको पहले हम लिख लेते हैं। The electrostatic force between the nucleus and the electrons provides the centripetal force for the rotation of electrons। अच्छा, इस बात को हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अच्छा मान लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में कई सारे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना, मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी डेफिनेशन थी वो थॉमसन साहब ने दे दी थी, कि थॉमसन साहब ने कहा था कि जो हमारा जो एटम है वो बिल्कुल एक, उसको हम इस तरीके से वाटरमेलन शेप में होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो छोटे छोटे बीज की तरह, सीड्स की तरह होते हैं, और जो हमारा पूरा रेड कलर का जो स्पेस होता है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो फैला होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थॉमसन साहब ने वहाँ पे दे दी थी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे फिर लेके आया हूँ, और समझते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, कई सारे पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द न्यूक्लियस हैं। यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज है। अभी हम सर्कुलर ऑर्बिट भूल जाते हैं, अभी हम कुछ नहीं भूलते, हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, सिंपली कोई हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ठीक है, मानते हैं अभी सिर्फ इसलिए। अच्छा, हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, यही हमें पता है। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि जो हमारे जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ी नई चीज़ लगेगी क्लास 12th में। अभी आपको पहले चैप्टर में मिला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको समझेंगे।
अभी फ़िलहाल एटम्स की तरफ है, तो एटम्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है यहाँ पे, जो इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, एक निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं एक निगेटिव चार्ज हमारे पास है, या कई सारे न्यूक्लियस में तो कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अच्छा ये चाहे तो अट्रैक्ट करके इसको अपनी तरफ खींच सकता है ना, खींच ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अकेला एक निगेटिव चार्ज है, चाहे तो ये खींच ले अपने पास, लेकिन नहीं खींचता। क्यों नहीं खींचता? इसका मतलब इसलिए नहीं खींचता क्योंकि ये इतना फोर्स लगाता है इसकी तरफ कि आइए हमारे तरफ आओ, हमारे तरफ आओ, और ये भी लगाता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो ये जो फोर्स यहाँ इसे मिलते हैं, अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे प्रोवाइड होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है इस नेगेटिव चार्ज को। और ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अराउंड द ऑर्बिट ये राउंड करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। ये छोटी सी चीज़ थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस वजह से इसको मिलता है क्योंकि इसने जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये छोटी सी चीज़ है। F इज इक्वल टू एफ सी। ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाता है और वो प्रोवाइड करता है रोटेशन। लेकिन अब जो हम अगला मॉडल पढ़ेंगे उसमें बोहर्स मॉडल है, इसमें इन्होंने कहा था इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। ये सबसे बड़ी दिक्कत इन्होंने कर दी थी। इन्होंने ये चीज़ कह दिया कि यहाँ पे किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है। बोहर साहब ने यहाँ पे कई चीज़ें लाई, नहीं साहब सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई वेल डिफाइंड ऑर्बिट में ही ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूँ। रदरफोर्ड मॉडल ने जो चीज़ें बताई, सबसे पहली चीज़ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी हॉलो, और जो सेकंड पार्ट था उसमें कहा गया कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज विच एक्यूपाई ए वेरी स्मॉल स्पेस इन द एटम। और जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें कहा गया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो बिल्कुल एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रिजल्ट है किसका, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे आपको रिजल्ट टू क्लोजेस्ट अप्रोच भी बताऊँ, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लेक्चर 1 को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वादा किया आपसे कि 4 लेक्चर में, कम से कम 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा। रिजल्ट फ्रॉम क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, उसमें इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ेंगे, बोहर्स के पोस्टुलेट्स के बारे में भी जानेंगे। अब थोड़े बड़े बड़े लेक्चर्स आपके लिए बनेंगे क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे चैप्टर्स जो इजी हैं इनको समझा जाए। और कई सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चलेंगे। और हैशटैग फील द कॉन्सेप्ट, ये भी आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट को फील करिए, बहुत मज़ा आएगा। और लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम क्लोजेस्ट अप्रोच और बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ेंगे, कई सारी नई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। क्लास 12 के लिए तैयार रहिए, डरिए मत। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।